टारा सफारी भारत की सबसे सेलिब्रेटेड एसयूवी नेम प्लेट्स में से एक ऐसा नेम प्लेट जो कि सभी लोगों के बीच में पॉपुलर है, चाहे पॉलिटिशियंस हो, कॉमन मैन हो, प्रीवियस जनरेशन हो या करंट जनरेशन हो। इसीलिए अगर आप किसी भी गाड़ी पे सफारी नेम प्लेट दे देते हैं तो उस पर जो दारोमदार जो है, उस पर जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है उस लेगेसी को कंटिन्यू करने की। बट द बिग क्वेश्चन इज, कैन दिस थिंग लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन? खमा गणित देवी सचिनो, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस स्टूडियो। और आज हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डिजर्व करती है सफारी नेम प्लेट, या फिर इसे हैरियर प्लस या हैरियर एक्सएल कह देना चाहिए था। Forget about signs and rules. Oh, the payment and the long, long roads. Yeah, and you're always in such a rush. With your life playing from the stereo. Oh. सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या ये सफारी जैसी लगती भी है? इसका जवाब आप खुद जानते हैं। ये थोड़ी सी लंबी हैरियर है, विच इज नॉट अ बैड थिंग। लुक्स के मामले में ये भी हैरियर की तरह स्टैंड आउट करती है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इसे सफारी नाम दिया गया है, तो इसमें ओरिजिनल सफारी के डिजाइन एलिमेंट्स भी होने चाहिए थे, स्पेशली फ्रंट में। एनीवे, डायमेंशंस के मामले में हैरियर से ये मात्र 63 मिलीमीटर लंबी है, चौड़ाई में बिल्कुल बराबर और हाइट में 80 मिलीमीटर का इजाफा है, और व्हील बेस एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि 2 एक्स्ट्रा सीट्स आपको मिलती हैं, दैट मींस बूट स्पेस पर कॉम्प्रोमाइज होगा। लीटर्स में तो पता नहीं, पर मास्टर जी के फॉर्मूले से एक बिलांग जितनी जगह है, मतलब 1-2 छोटे बैग्स आ जाएं तो भी बड़ी बात होगी। बट हाँ, फंक्शनल रूफ रेल्स है तो कैरियर की मदद से आप अपना सामान कैरी कर सकते हैं। नाउ आई कैन सी इट। और जैसा कि आपको भी नज़र आ रहा होगा कि अंदर भी बाहर की तरह बहुत सारे चेंजेस तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ लेआउट, स्टाइलिंग। तो लेआउट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हमने हैरियर में देखा है, हैरियर के अपडेट में देखा है। चेंजेस जो किए गए वो ये है कि डुअल टोन अब इसे फिनिश दे दिया गया है। ब्लैक और ये बेज या बीज जो भी बोलते हैं उस कॉम्बिनेशन में ये आ गया है। साथ में ये जो फॉक्स वुड फिनिश होता है उसको भी थोड़ा सा डार्क किया गया है, थोड़ा सा और बेहतर लग रहा है ये। उसके अलावा सीट्स जो है उनका भी कलर जो है वो चेंज किया गया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये डुअल टोन टाइप फिनिश है। दैट मींस आपको ये जो कलर है वो बीच के साथ में इन्होंने मैच किया है, जो तो अच्छे से इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है और काफ़ी प्रीमियम टाइप लग भी रहा है। ये लैदर इट, मतलब पहले भी कोई शिकायत नहीं थी, अब कलर चेंज होने से ये और ज़्यादा प्रीमियम ही लग रहा है। उसके अलावा एक्चुअली डिज़ाइन वाइज कोई चेंजेस नहीं है, फीचर्स वाइज भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। हाँ ठीक है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसे अपडेट किया गया है। अब इसमें आपको, जैसे अल्ट्रॉज में आपने रिव्यू में देखा होगा कि आयरा जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स हैं टाटा मोटर्स के, वो इंट्रोड्यूस हुए थे, वो सेम आपको यहाँ पे भी मिलता है, विच इज़ काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव गाड़ी है, अच्छा खासा पे कर रहे हैं, तो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर आपको इस सेगमेंट के हिसाब से मिलने चाहिए थे। अगर आप हेक्टर लेते हो या फिर अब इनफैक्ट जो XUV 500 आएगी वो भी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स के साथ में आएगी, तो वो काफ़ी एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स आपको ऑफर करती है। यहाँ पे बेसिक है, मतलब आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, आप जियो फेंस कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। वैले आपको फीचर मिल जाता है और जो बेसिक जो अल्ट्रास में मिलते हैं वही सब मिलता है। अगर इसमें आप रिमोटली इंजन स्टार्ट स्टॉप कर पाते, या फिर से अगर ये पार्किंग में ऐसी कोई जगह खड़ी होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सीधे धूप आ रही है, गर्म हो गई है गाड़ी, तो उस वक्त मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए था ऐप के थ्रू कि मैं उसका AC ऑन कर पाऊँ, तो वो सब फीचर्स जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। दैट मीन्स फ्रंट रोज का हाल जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने फेस लिफ्टेड हैरियर में देखा था। अब मूव करते हैं सेकंड रो की तरफ, और सेकंड रो जो है उसमें टेक्निकली अगर आप पहली बार देखोगे तो कोई बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा। और ये जो सीट है, मतलब ये बेंच सीट जो है वो आपको हैरियर में भी मिलती है। हाँ, अगर आप इसका 6 सीटर वर्जन लेते हो तो फिर आपको 2 कैप्टन सीट्स यहाँ पे मिल जाती है, जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल है। 6 सीटर वर्जन उसे ये बोलते हैं। ये 7 सीटर है, दैट मीन्स यहाँ पे बेंच सीट ही मिलती है। एक चीज़ जो आई एम नॉट टू श्योर कि डिमेंशन वाइज कोई चेंज किया गया नहीं किया गया, बट अगर सीट की थिकनेस की बात करोगे तो शायद उसमें थोड़ा चेंज किया गया, जिससे कि और ज़्यादा स्पेस जो है क्रिएट किया जा सके, तो वो एक नज़र आ रहा है। ऑल्दो ऑफिशियली मेरे को पता नहीं है कि इन्होंने अनाउंस किया है नहीं किया है, बट ऐसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक एक्चुअली ये बिल्कुल हैरियर के जैसी है। अब आपको दिखाता हूँ कि सफारी कहाँ है। ये वन
टच अगर आप करते हैं तो ये पूरी की पूरी लिफ्ट हो जाती है, विच इज़ अ नाइस टच। मतलब थर्ड रो जो सीट है उसे अप्रोच करना बेहद आसान है। अब आपको दिख नहीं रहा होगा कि मेरे को स्पेस कैसे मिल रहा है, तो इस वाली सीट को जो है आप आगे की तरफ गिरा सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे क्रंच है ऑफकोर्स स्पेस का। थर्ड रो बनाना अपने आप में उसमें स्पेस क्रिएट करना एक बड़ी बात होती है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये बहुत बुरा काम किया है इन्होंने इन टर्म्स ऑफ स्पेस क्रिएशन, ठीक ठाक किया है। अगर मेरी जितनी हाइट है 5'6", 5'7" के आसपास, तो आप बैठ सकते हो। हालांकि कोई आपको थाई सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता है, नी अप पोजीशन में रहता है जो यूजुअली थर्ड रो सीट्स में होता है, वैसा का वैसा ही है। अगर बच्चे बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो उनके लिए एक जगह ठीक ठाक बन गई है। हालांकि एक चीज़ अच्छी है कि ये वाली जो सीट है इस पे अगर कोई ढंग का बंदा बैठ रहा है, आपकी मान रहा है, तो उसको बोल के आप उसको थोड़ा आगे की तरफ के सकवा सकते हो, तो आपको नी रूम और थोड़ा बेटर मिल जाएगा। हालांकि अगर कोई लंबा बैठा है फिर आप बैठ रहे हैं तो थोड़ा क्रंच डेफिनेटली होने वाला है। अब जो थर्ड रो सीट में जो भी बैठ रहा है, आप बैठ रहे हैं, आपके टावर बैठ रहे हैं, उनके लिए क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 USB पोर्ट्स दी गई है। फास्ट चार्जिंग है, 2.4 एम्पियर के हैं, तो ठीक ठाक स्पीड में आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। उसके साथ में ऑफकोर्स थर्ड रो वालों को भी हवा चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेंट दिया गया है। अब इसका थ्रो कैसा है वो तो हम बहुत अच्छे से चेक नहीं कर पाए, क्योंकि हम सर्दियाँ चल रही है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसको ढंग से टेस्ट नहीं कर पाए हैं। बट कभी गर्मियों में टेस्ट करेंगे तब और बात करेंगे। बाकी इनका AC यूजुअली अच्छे से काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसे एडजस्ट करने के लिए, AC को एडजस्ट करने के लिए राइट साइड में आपको ब्लोअर एडजस्ट करने के लिए, मतलब जो फैन स्पीड को आपको कम करना है 4 लेवल्स पे आप कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सेकेंड रो सीट पे मैं एक्चुअली वापस आ गया हूँ, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं जो मैं मिस कर गया था, जो कि फंक्शनल चेंजेस हैं और इस सीटिंग जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है या कंफर्ट है उसको बढ़ाता है। सबसे पहले तो ये सीट काफ़ी आगे हो रखी है, वो इसलिए हो रखी है, यहाँ पे एक लीवर दिया गया है। इस लीवर की मदद से आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आगे कोई कम हाइट का बंदा बैठा है और आप यहाँ पे बैठ रहे हैं, लंबे हैं, जैसे कि मेरी जैसे हाइट का कोई बंदा अगर आगे बैठ रहा है और यहाँ पे कोई 6 फुट 1 या 2 फुट का बंदा बैठ रहा है और ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो ये लीवर दबाइए, आगे कर दीजिए, पीछे कर दीजिए। आई थिंक दैट्स अ थॉटफुल टच। अनदर थिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वाली जो सीट्स हैं दोनों के दोनों, ये भी आप आगे और पीछे कर सकते हैं। हालांकि ये मैक्सिमम इतनी पीछे जाती है और ये इतनी आगे आती है। एक और चीज़, ये दोनों जो सीट्स हैं उनको आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, ये देखिए, तो और ज़्यादा कंफर्ट हो गया है। मतलब हैरियर में कोई कमी थी नहीं स्पेस की वैसे भी, पर एज अ 5 सीटर भी अगर आप देख रहे हो तो कितने तरीके के अरेंजमेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी जो दी गई है, जो कि इसे और ज़्यादा बेहतर बनाती है। ऑफकोर्स 7 सीटर तो है ही है, बट 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके हिसाब से भी बहुत सारे ऑप्शन अब आपको मिल गए हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर चेकआउट करने के बाद में ये तो डेफिनेटली आपको कंफर्म हो गया होगा कि इसका पुरानी सफारी से वैसे कोई लेना देना नहीं है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि क्या ये पुरानी वाली सफारी के आसपास हो सकती है, तो मैं आपको पहले ही बोल दूं कि नहीं, ये वहाँ पर भी आपको हैरियर के जैसी लगेगी। पहली बात तो प्लेटफॉर्म जो है उसी में फ़र्क है, ये मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन है और जो पुराना वाला था वो लैडर फ्रेम जैसी होती थी, तो इसीलिए एक मॉडर्न SUV आप इसे बोल सकते हैं। अब परफॉर्मेंस में क्या कुछ बदलाव आया है अगर आप इसे हैरियर से कंपेयर करेंगे। मोर और लेस काफ़ी सिमिलर लगती है। इनफैक्ट इसका वेट जो है वो थोड़ा बड़ा ही है, तो मैं इसका अभी मैनुअल वर्जन चला रहा हूँ। बेसिकली 6 स्पीड मैनुअल आपको इस गाड़ी के साथ में मिलता है, तो ये थोड़ी सी कहीं पे स्ट्रगल करती हुई नज़र आती है, स्पेशली अगर आप ट्रैक्टेबिलिटी के हिसाब से बात करें। मतलब इस इंजन की एक प्रॉब्लम है कि ये लोअर डाउन दी RPM अगर आप बात करोगे अर्ली RPMs पे, इसमें कुछ ताकत नहीं होती है। 2000 RPM के बाद में इसमें थोड़ी ताकत आना शुरू होती है। वाइब्रेशंस अगर आप बहुत ही लो गेयर्स में चला रहे हैं तो आपको फील होते हैं स्टीयरिंग पे हल्के फुल्के, पर जैसे जैसे मोमेंटम बनता है और एक स्वीट स्पॉट पे आप आ जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी बेहतर होने लगती है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टीयरिंग एक थोड़ा सा वियर्ड है। मतलब अगर आप शहर में से चलाते हैं तो ये काफ़ी भारी होता है। मतलब अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं या फिर किसी पार्किंग से निकाल रहे हैं तो स्टीयरिंग आपको काफ़ी भारी इसकी लगेगी, और जैसे जैसे स्पीड बनती है तो ये हल्की हो जाती है, जो कि यूजुअली काफ़ी ऑपोजिट केस है। मोस्टली क्या होता है कि सिटी के हिसाब से स्टीयरिंग आपकी लाइट होती है
और जैसे जैसे आप हाईवे पे जाते हैं या ओपन रोड्स पे जाते हैं तो वो थोड़ी भारी होने लग जाती है। यहाँ पे वो थोड़ा सा उल्टा मुझे मामला नज़र आया। बाकी अगेन एक सर्टेन स्पीड अचीव करने के बाद में ये एकदम ठीक स्टीयरिंग आपको मतलब इन टर्म्स ऑफ फीडबैक भी लगेगी और फील के मामले में भी लगेगी। और अगर शहर में चला रहे तो एक और चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि एक तो ए पिलर जो है वो थोड़ा सा ऑफकोर्स अभी भी थोड़ा हर्डल जैसा काम करता है। दूसरी चीज़ जो ORVM है, स्पेशली ड्राइवर साइड जो ORVM मुझे लग रहा है वो अपनी एक्सट्रीमली ऊपर वाली पोजीशन में होने के बाद भी, एकदम सबसे ऊपर वाली सेटिंग में होने के बाद भी मैंने इसे एडजस्ट किया और सबसे ऊपर कर दिया तो भी ये काफ़ी नीचे की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि थोड़ा सा वियर्ड है। तो इसे एडजस्ट करना एक प्रॉपर सीटिंग पोजीशन में आने में कई बार थोड़ी शिकायतें होती है, तो वो एक चीज़ है। बाकी इसकी जो स्ट्रेंथ रही है इस व्हीकल की वो रही है कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी बहुत शानदार है, वो अभी भी बहुत शानदार आपको इसके लगेगी। मतलब अभी भी इसके आसपास में इसके सीधे कंपटीशन में बात करोगे तो इतनी स्टेबिलिटी देने वाले बहुत कम व्हीकल्स हैं। कंपस इससे एक सेगमेंट की ऊपर की गाड़ी है, वो डेफिनेटली आपको उस लेवल की स्टेबिलिटी देती है, ये यहाँ पे आपको देती हुई नजर आती है। अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में एक्चुअली कोई बदलाव नहीं किया गया है, मोर और लेस सेम सस्पेंशन है। पर एक बदलाव जो है शायद उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा हो कि टायर साइज़ जो है वो बढ़ गई है। 18 इंच के आपको इसके टायर्स आपको मिलते हैं, जो कि डेफिनेटली इसके लुक्स को तो इम्प्रूव करते हैं, बट अगर आप ख़राब रास्तों पे जब गाड़ी को चलाते हैं तो उस वक्त थोड़ी स्टिफनेस आपको फील होती है। जो गड्ढे होते हैं वो आपको अंदर थोड़े ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि यूजुअली टाटा की कार्स में होता नहीं है, बट यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। बट अगैन इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, क्योंकि हैंडल तो अच्छे से कर लेती है फॉर श्योर, बट हाँ सफारी जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 4x4 आएगा या ऑल व्हील ड्राइव आएगा, वो तो यहाँ पे ऑफ़र नहीं किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक बड़ा लेट डाउन है। क्योंकि आप सफारी को उम्मीद ही नहीं करते हो, इमेजिन ही नहीं करते हो बिना 4x4 के। मत चलो ठीक है, यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम अगर फ्यूचर में डिमांड हुई तो आ सकता है, बट मुझे लगता है कि शुरुआत में ही दे देना चाहिए था। चाहे सेल्स कम होती, बट वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में डेफिनेटली मदद करता। अब मैं चला रहा हूँ इसका ऑटोमेटिक वर्जन। ये एग्जैक्टली वही ऑटोमेटिक वर्जन है जो आपने हैरियर में भी देखा है, और हैरियर के केस में भी जब मैंने उसे मैनुअल से कंपेयर किया था, आपने अगर मेरा ऑटोमेटिक का रिव्यू देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि क्यों मुझे इसका ऑटोमेटिक ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से इंजन के टैंडम में काम कर पाता है। ये गियर बॉक्स बहुत अच्छे से पावर को डिलीवर कर पाता है। कंफर्ट अगर आपको चाहिए, कहने का मतलब ईजीनेस अगर आपको चाहिए, ईज़ चाहिए, तो वो डेफिनेटली इसका जो ऑटोमेटिक है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर मुझे पिक करना हो मैनुअल और इसके ऑटोमेटिक में से, तो मैं इसका ऑटोमेटिक पिक करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है। अब जो मोड्स उसमें आते हैं वो सारे मोड्स यहाँ पे भी आते हैं। आपको स्पोर्ट्स मोड में एक्टिवेट करना हो या सिटी मोड में एक्टिवेट करना हो तो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। और मैंने वहाँ पे भी आपको ये बताया था कि स्पोर्ट मोड आते ही ऐसे एज सच सडन रश टाइप नहीं आता है। हाँ ऑफकोर्स आपका जो इंजन है वो उस बैंड में रहता है, उस RPM बैंड में रहता है, जिसमें कि उसकी जो पावर है या टॉर्क है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर हो। वो यहाँ पर भी आपको एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर मोड है इसका सिटी मोड। अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ओवरऑल चीज़ें करता है। इंजन रिफाइंड भी काफ़ी लगता है आपको, और ओवरऑल ज़्यादा जैसे ईजीनेस मैंने कहा इस ऑटोमेटिक के साथ में आ जाती है, तो वो इंजन वाइज भी आपको आने लग जाती है अगर आप सिटी मोड में इसे चलाते हैं। बाकी इको मोड में अगर आप चलाएंगे तो ये थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ आपको नज़र आएगा, बट वो फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। बट मेरे हिसाब से कीप इट इन सिटी मोड एंड यू विल बी फाइन। एक चीज़ जो मैं मिस करके बात करना वो है इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग आपको लगेगी। मतलब कोई दिक्कत मेरे को लगी नहीं है यहाँ पे। अच्छा बाइट भी ये दे देती है, और ओवरऑल अगर आप पैनिक ब्रेकिंग में भी जा रहे हैं तो इंट्रूजन जो होता है ABS का जो टाइम पे चाहिए होता है वही आपका हो रहा है। और जहाँ तक फ्यूल एफिशिएंसी की बात है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 9.5 kmpl दिखा रहा है। हालांकि हमने ऑफकोर्स इसे स्टैटिक रख के शूट भी किया है, और भी जब हम शूट करते हैं तो कई बार आपको अननेसेसरी गाड़ी को चलाना पड़ता है या तेज़ चलाते हो आप, तो उस हिसाब से 9.5 मेरे हिसाब से ठीक दिखा रहा है। अगर आप आराम से चलाएंगे तो आपको 12 kmpl के आसपास, 11-12 kmpl के आसपास ये दे देनी चाहिए। मैनुअल इसका थोड़ा सा और बेहतर आपको दे देगा, प्रॉब्ली 1-आधे किलोमीटर प्रति लीटर उसका फ़र्क आ जाएगा।
सो दैट्स इट पीपल ऑन द न्यू जनरेशन टाटा सफारी या फिर हैरियर प्लस या हैरियर एक्सएल और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, क्योंकि सफारी नेम प्लेट मिला है दैट मीन्स मुझे उम्मीद थी कि ऑल व्हील ड्राइव तो एटलीस्ट इनको देना चाहिए था, क्योंकि सफारी हम हमेशा से जानते हैं रगडनेस के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए। बट ये बात भी सही है, मतलब जो टाटा का लॉजिक है कि 4x4 व्हीकल्स जो हैं या ऑल व्हील ड्राइव जो व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड कंपैरेटिवली कम रहती है, ज़्यादातर लोग वो नहीं लेते हैं। न्यू जनरेशन टाटा कार्स के साथ में ऐसा ही हुआ है। हेक्सा हमने देखी है 4x4 थी, ठीक ठाक कैपेबल एक गाड़ी थी, बट उसको लेने वाले बहुत कम लोग रहे हैं, तो इसी वजह से इसे अभी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप में ही लाया गया है। अगर आप डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली टाटा इस पर सोच सकती है और हो सकता है फ्यूचर में वो इसको लेकर आ जाएं, तो डिमांड करना अपनी शुरू कर दीजिए। और एक और चीज़ जो मैं डिमांड करता हूँ टाटा से कि इसे कॉम्पिटिटिवली प्राइस किया जाए, जो कि यूजुअली वो करते हैं अपने हर एक प्रोडक्ट के साथ में। तो अगर ये हैरियर के मुकाबले वेरिएंट टू वेरिएंट अगर कंपेयर करेंगे लगभग 1-1.5 लाख के आसपास अगर महंगी हुई तो डेफिनेटली एक अच्छी प्राइसिंग हो सकती है। टॉप एंड वेरिएंट 20-23 लाख के आसपास भी जाएगा, तो आई थिंक दैट शुड बी अ गुड प्राइस। तो आई होप आपके हर एक सवाल को मैं इस वीडियो में एड्रेस कर पाया हूँ। अगर कोई रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं, इंडिया कार न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।